बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पर में थे, जहाँ पर उनको दरामदी और बरामदी शोबे के इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और इस हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस केस की समाअत करेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज एक रोज़ा दौरे में कराची में थे, उनकी मुख्तलिफ मीटिंग वगैरह भी हुई और इस हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। देखिए, यहाँ तो जमात इस्लामी तो आ रही है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो किसी परमिशन वगैरह को मिले ना मिले वो तो हाफिज़ नईम तो आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो बात उनसे हुई है, अब परमिशन वही वाली बात कि परमिशन वो लेते हैं क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान में ग़ालिबन इस पर एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जो देखें पाकिस्तान में सूरत हाल है ना इस वक्त, सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम और सोशल अनरेस्ट। आप ज़रा मजमूई तौर पे ज़रा दुनिया का जायज़ा लें। इस वक्त ईरान में इंतखाबात हो गए और उनके नए सदर फ़ाल होके और मुकम्मल तौर पे अब उनकी काबीना और बाकी सारे बरतानिया में इलेक्शंस हो गए और बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ पे जो स्टारमर हैं उन्होंने आते ही जो है वो सबसे पहले तो ये जो रवांडा भेजना था इमिग्रेंट्स को, वो उन्होंने कहा कि ये कानून अब मुर्दा हो चुका है और बड़े उसके नतीजे में ये था कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से उनको रवांडा भेजा जाएगा, तो उस कानून को सबसे पहले उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रांस में आज इलेक्शन हो रहा है, उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। और भारत में इलेक्शन हो गया, तो दुनिया में इलेक्शन है। लेकिन एक अजब सी बात हो, आप ज़रा तसव्वुर करें कि कहीं पे ऐसा हो, किसी मुल्क में, बरतानिया को लेते हैं चलें या हम और किसी भी मुल्क को ले लेते हैं, वहाँ एक इलेक्शन हो तो पता चले कि उसमें जो है वो स्याही जो है वो ख़ास अरबों रुपए की एक स्याही मंगाई गई थी और शाम को स्याही गायब हो जाए। मतलब ये 2013। और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जनाब 5 साल तक तहकीकात और जनाब पैसे का खर्चा, पब लोग अवाम है ना उस मुल्क के को, अब तसव्वुर करें कोई भी मुल्क हो उसमें भी फिर इलेक्शन हो और लोग वोट डालें और फिर पता चले कोई नए लोगों को बताया जाए कि एक RTS मशीन होती है और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, वो भी पता नहीं कितने, फिर वो आए, फिर उस पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो बंद हो गई, फिर हिजान बपा हो, फिर उसके बाद अगला इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में इंटरनेट बंद हो जाए अचानक। मतलब ABC न्यूज़, CNN, BBC, मतलब RT, सारे लोग दुनिया बैठी हो अचानक और कहेंगे जी वो जो 45 राहुल गांधी जीत गए हैं, उधर ऋषि सुनाक जीत गए हैं, उधर ये हो गया। मतलब ये अजीब सा, मुझे नहीं पता कि हमारे अकाबरीन को ये जो करते हैं इस तरह होता है जिन मुल्कों में। और मैंने कहा तमाम इलेक्शन को आप ले लें, वो 2007 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि हमें तो जी पहले ही आके उन्होंने बता दिया था कि जी आप तो फारिग ही हैं क्योंकि अब जमहूरियत आ गई है और अगले इलेक्शन में ऐसे होगा, तो आपको जो है वो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए थे एक डेलीगेशन, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप तो फारिग हैं और ये तो छोड़ देंगे, आप 20 दफ़ा मुशर्रफ साहब जीतेंगे। मतलब वो अमेरिकन बता के चले गए थे 2007-8 के इलेक्शन। अच्छा, मतलब ये आप एक होता है ना कि इसको मेरे ख्याल से एक इसको PhD की स्टडी की जाए ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, मतलब अवाम उनका हक़ राय दही, मतलब लोग देखें ना जश्न मना रहे हैं, सड़कों पे खुश हैं लोग, तब्दीली, कोई उम्मीद, कोई चीज़। यहाँ पे जो जीता है जो कह रहा है मेरे तजर्बे को पकड़ के उठा के इधर किसी को ये किसी को जीता। अब मैं आपसे भी कह रहा हूँ ना कि दुनिया इतनी डिस्कनेक्ट, इतनी ये पूरा सिस्टम इतना डिस्क्रेडिट है इस वक्त
टोटल डिस्क्रेडिट हो चुका है। वो गिर रहा है ना चूंकि, तो डिस्क्रेडिट होकर जलील होकर इसने गिरना है। गिरना तो इसको देखें ना, शुमाल, जनूब, मशरिक, जनूब में तो बहरा अरब है, मशरिक और मगरिब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मशरिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई रिपीट, मशरिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगरिब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और शुमाल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाकी सारी कहानियाँ हैं, ये सारे जो है ना ये दास्तानें जो हम सुनाते हैं क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अब देखें जो रहबर हैं ईरान के, अब एक आम तासर ये था कि जी रहबर की जो यानी बयान हो रहा था वहाँ पे सईद जलीली और बाकी सारे जो यानी जिनको आप कहा जाए कि ज़रा कंजर्वेटिव, रहबर की उनके साथ ज़्यादा लाए हैं, और शायद जो नए उनके सदर मुंतखब वो ही रिफॉर्मिस्ट हैं, तो शायद नहीं। सबसे पहले नताइज को कबूल किया, रहबर ने मुबारकबाद दी, जो नए सदर हैं उन्होंने रहबर से रब्ता किया। मतलब मुल्क जो है वो इस तरह से चलते हैं, ये तमाशा कहीं भी नहीं होता। या कू हो जाती है, जो कि आदत है वहाँ पे, अफ्रीका में तो है ना, 5वें छठे 109 दफा बगावत हो चुकी है, तो इस तरह का कोई मुल्क हो। ये अजीब ही कोई इंक गायब हो गई। 2013 में पर्चियाँ निकली, वो कचरे के पर्चे निकल रहे हैं अंदर से, उसमें इंक गायब है। आरोस का इलेक्शन है, अच्छा एक हमारी बड़ी शख्सियत है मुल्क की, उन्होंने कहा आरोस का इलेक्शन है। अच्छा उन्होंने आरोस के इलेक्शन के शाम को आरोस की दावत हुई, पूरे उनके सूबे में आरोस की दावत हुई, और उन्होंने कहा कि आरोस का इलेक्शन है। अब ये भी अजीब था। उसके बाद वो जनाब आरटीएस बंद हो गई। मतलब लोग कहते हैं कि यार ये मतलब कोई देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग विद दिस सिस्टम। मतलब इससे मतलब क्या, थोड़े दिनों बाद जनाब एक कहानी दूसरी कहानी, और इस दौरान अरबों डॉलर पाकिस्तान से लूट के लोग ले गए बाहर। अभी ये पिछले चंद माह ले लें, चंद साल लगा लें, दिहाई लगा लें, पाकिस्तान का अरबों डॉलर बाहर के मुल्कों में बढ़ा है, जिनसे आप कह रहे हैं कि बराए करम ज़रा हमें कर्जा तो दे दें और हमारी इमदाद तो कर दें। तो एक थोड़ा सा, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही, थोड़ी सी एक हमें बतौर कौम भी थोड़ी सी ज़रा शर्म आनी चाहिए। और हमारे अकाबरीन तो खैर बड़े अच्छे हैं, हमें बतौर पाकिस्तानी शर्म आती है कि यार ये क्या हम दूसरे मुल्कों के नताइज बता रहे हैं बैठ के, और सियासत बड़े अजीब रौला है। अब तो सोचें ना कि अचानक वहाँ पे जो है ऐलान हो जाए, BBC ट्रांसमिशन बंद, मतलब चैनल 4 बंद, सारे ऐसे साकत बैठे हों, और वहाँ ऐलान हो जाए कि वो ऐसा है कि जी अभी थोड़ी देर पहले तो जो है वो हार रहे थे, अब रिची सुनाक दोबारा जीत गए 45 दिन। ये दुनिया में कहीं बहस ही नहीं हो। या 2018 लगा लें, या मैंने कहा 13 लगा लें, या उससे पहले के जितने, अब तो ज़्यादा ही हो गया ना। तो अब ये कि लोग आगे दुनिया चल रही है, यहाँ पर अब जो होता है अगले चंद दिनों में हमारे अकाबरीन जाने, फैसला उन्होंने करना है। वही सोहेल लड़ाई कहते हैं ना, कबूलियत है पता नहीं मकबूलियत है कबूलियत नहीं, अजीब किस्म के। मुझे तो मुश्किल बातें समझ में भी नहीं आती ना, तो मैं तो बस सुन के ज़रा बस देखता हूँ कि क्या है। मुझे नहीं आती ऐसी मुश्किल बात समझ कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो जो इतना पेचीदा हालात है ना कि फिर बेहतर है कि आदमी दुनिया को ज़रा स्टडी करे, और यहाँ पर कुछ समझ में आने वाले मामला हो जाएं तो फिर बंदा ज़रा मुल्की सियासत पे बात करे। 9 महीने हो गए, आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर से 7 जुलाई आ गया, और गज़ा में कत्ले आम और जाहिरियत को 9 माह मुकम्मल हुए। CIA के चीफ विलियम बर्न्स मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं, और वो इस वक्त शटल उनकी तेज़ी के साथ जो है वो काहिरा, कतर और वो इसराइल, किसी भी वक्त काहिरा, कतर और इसराइल इस जो कत्ले आम के ख़त्म होने के मुआहदे को एक हतमी शक्ल देने के लिए। पहले टेलीफोन कॉल जो बरतानवी वज़ीर आज़म ने की है वो की है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को पहली टेलीफोन कॉल में कहे कि कत्ले आम बंद करो। अब तो कमाल है, पहले टेलीफोन कॉल पे पता नहीं नेतन्याहू ने की थी, उन्होंने मुबारकबाद की, जो पहली कॉल उसने कहा कत्ले आम बंद करो, कंप्लीट सीज फायर, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर पहले टेलीफोन कॉल में। और आज जो है वो यानी देखें तकरीबन ये आर्टिकल जो मुआहदा है उस पर आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 पे इख्तलाफ था, हमास और जो इसराइल के नेतन्याहू और ये बाकी सारे। तो अब CIA के चीफ
और जो अब्बास कामिल हैं इजिप्शियन इंटेलिजेंस और उसके साथ जो कतर के, क्या खूबसूरत सफारतकारी और पेचीदा सफारतकारी हुई है, और उसमें किस तरह से बहरहाल, और मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया और फलक जो कि नेतन्याहू के, वो दोबारा अब यहाँ से बता के और फिर दोबारा अब ये जो हैं, मतलब ये अब इजिप्ट और कतर के दरमियान तेज़ी के साथ सफ़र भी होंगे, इसको लो प्रोफाइल भी रखा जाएगा कि कोई इसमें गुफ अप ना हो। उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से भी बात कह दी गई है, हमास की क़यादत, जो कल मैंने बात की थी, अब इस पर प्रोग्रेस हो गई। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट दिन है, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अपने फ़ैसले कर रही है बतौर रियासत। ये छोटी छोटी ज़ाती जो फ़रोई मामलात हैं ना, इसका ये और वो मुल्क जो है वो आगे निकल गया, जो निकल गया, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। अच्छा, तो बात सारी ये है कि जो फ्रांस में आज दूसरा उनका मरहला है, और ये जो दूसरा मरहला है उनके इलेक्शंस का, ये देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक, यानी जिसे कहना चाहिए ना कि एक उन्होंने एक गैम्बल कह लें इसको, कि भाई मतलब जैसे ही रिज़ल्ट आया, वो चाहते तो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकते, स्नैप इलेक्शंस, उन्होंने अनाउंस कर दिया। जर्मनी ने नहीं किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इससे पहले कि सारा राइट विंग चला जाए। अच्छा, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, सारे बहुत बड़ा पूरा यूरोप है इसको, और अरब ममालिक के लिए भी, रशिया के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शन हो रहा है। अब इसको इस तरह से देखें कि फ्रांस जो है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इलेक्शन करवा लेता हूँ तो मेरे जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, राइट विंग की तरफ जाता हुआ जो लहर चली हुई है वो रुक जाएगी। वो उलट पड़ गया, और हुआ ये कि वो बजाय इसके कि लोग मैक्रोन की तरफ आते, लोगों ने पहले राउंड में वो जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी है उसको उन्होंने वोट डाल दिया, और पहला राउंड, लेकिन वो अक्सरियत दूसरे राउंड की तरफ चला गया मामला। तो आज उनका दूसरा राउंड है, और दूसरे राउंड में उनके जो है वो जो मैरिन लीपिंग हैं वो जीतने जा रही हैं। अच्छा, ये इसमें जो है ये हमेशा की तरह वहाँ पर ये होता है कि जब मतलब बहुत सारी पार्टियां जमा हो जाती हैं, फ्रांस की एक अपनी तारीख रही है, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी पार्टियां जमा हो जाती हैं कि एक पार्टी को, तो अब वो सेंट्रल की पार्टी जो मैक्रोन की है और जो लेफ्ट विंगर्स हैं, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाली जो जमातें हैं, ठीक है, हमने कहा था ना मैक्रोन थर्ड पे है, तो दूसरे और वो इकट्ठे हो गए हैं कि फर्स्ट को किसी तरह से हम रोकें आने से। लेकिन मेरा ख्याल मुश्किल है, अभी तक जो रात को या कल सुबह तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो लीपेन ही आगे आ रही हैं, मैरिन लीपेन ही आगे आ रही हैं। अच्छा, अब मैरिन लीपेन जो है ये जहन में रखें, ये फ्रांस है, और वहाँ पर फ्रांस में दूसरी जंग अजीम के कुछ सालों के बाद पहली दफ़ा दाएं बाजू की कोई जमात आएगी। अच्छा, दूसरी जंग अजीम के कुछ दिनों के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम में जो फ्रांस है उसके बहुत बड़े इलाके पे, यानी उसकी इन्वेजन हो गई थी, नाजी जर्मन्स आ गए थे। तभी हम वो बताते हैं ना कि नॉर्मंडी पे उतरे थे, फ्रांस को छुड़ाया था, लड़ाई हुई थी, जर्मन नाजीज आ रहे थे वहाँ पे, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी जो 75 साल। तो फ्रांस पे नाजी आ गए थे, यानी आप यूँ समझें कि जो एक्सट्रीम राइट विंग, ठीक है। अब तो उसके बाद ये हुआ कि ये वहाँ पे फिफ्थ रिपब्लिक है। अच्छा, फिफ्थ रिपब्लिक का एक लफ्ज़, ये रिपब्लिक से इस्तेमाल होता है, रिपब्लिक मतलब उनके यहाँ जो है वो, उन दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो 46 से 58 तक फोर्थ रिपब्लिक रही, मतलब फोर्थ रिपब्लिक रही, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन 58 में ख़त्म हो गया, तब से लेके अभी तक फिफ्थ रिपब्लिक है। फोर्थ रिपब्लिक रही 46 से लेके 58 तक, और उससे पहले जो थर्ड रिपब्लिक थी वो जो है वो 1940 में उसको ख़त्म कर दिया था जब जर्मन्स आ गए थे थर्ड रिपब्लिक को। लेकिन जो सबसे यानी कहा जाता है कि उनकी जो ज़बरदस्त रिपब्लिक, यानी जिसको बड़ा याद करते हैं फ्रांस की तारीख़ में, वो उनकी जो है वो सेकंड रिपब्लिक थी, जो कि 1851 में बनी थी।
वो 1851 से लेके फिर वो काफ़ी आगे तक चली, ठीक है ना। 1851 से लेके वो काफ़ी आगे तक चली, और ये वो थी जो वहाँ पर जब नेपोलियन आ गए, पहले तो इनकलाब फ्रांस आया, इनकलाब फ्रांस के नीचे खाना जंगी हुई, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद फ्रांस उठा दोबारा, बादशाहतें ख़त्म हुई, वो फर्डिनेंड वगैरह, वो सारी मलका वलका, वो जो सब सारे किस्से विस्से बादशाहतें ख़त्म हुई, नेपोलियन, देखिए ना, नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो उनका जो दौर है वो एक बड़ा ज़बरदस्त दौर फ्रांस में, और फिर उसके बाद जंगें, और फिर नाजी आ गए, और तो जो दौर ख़त्म होता गया तो नए आइन आते गए, तो फिर ये वो रिपब्लिक, तो ये 5th रिपब्लिक है इनकलाब के बाद, इनकलाब फ्रांस के बाद ये 5th रिपब्लिक है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, ये बता। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो राइट विंग है, अगर राइट विंग वहाँ आ जाता है तो वहाँ पर मैक्रों जो हैं वो आप यूँ समझें कि अभी तक वो कमांडर इन चीफ भी हैं फ़ौज के, और वो जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी उनके पास रहेगी, लेकिन जो लीपिंग है वो कहती हैं कि नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाएंगे, और फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएगी। अब इसमें इशू ये है कि जो दूसरी तब्दीली होने जा रही है, वो राइट विंग पार्टीज़ जो हैं वो अभी देखें जॉर्जिया मेलोनी, इटालियन जो खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, अब एक वो और एक ये लेपिन, दो तो ख़वातीन हो गई, और ये वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप नहीं है, ये इटली है, और ये जो है ये फ्रांस है। फ्रांस ये बड़े मुल्क हैं, जर्मन चांसलर तोड़ते तोड़ते रह गए उधर भी, ये पूरा वेस्टर्न यूरोप है। अच्छा, इन्होंने जनाब आज जो ऐलान किया यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो कि बहुत मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, और मैं फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट्स में हम विक्टर ऑर्बन के ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। ये है 12th स्लाइड। अच्छा, विक्टर ऑर्बन के ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वो विक्टर ऑर्बन जो कि अभी मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिलकर वापस आए हैं, उनके साथ ये अपना ग्रुप बनाने जा रही हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। साथ ही इसमें होंगे इटालियन, जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, इनकी आपस में वैसे दोनों ख़वातीन की, अक्सर दुनिया में चूंकि ख़वातीन की आपस में नहीं बनती, तो इसी तरह से इनकी और ये दोनों ख़वातीन की आपस में नहीं बनती, यानी इटालियन हैं दोनों राइट विंगर, लेकिन उनके जो मुखालिफ हैं वो इनके साथ रहे हैं, तो एक बहुत इजी नहीं है इनके ताल्लुक। अच्छा, यूक्रेन और रशिया पर पॉलिसी का इख्तलाफ पैदा हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्रांस में राइट विंग आ रहा है ये यूक्रेन के थोड़ा सा खिलाफ है और मॉस्को के करीब है, लेकिन बाद में जो लिपिंग है उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और ये जो पूरी पार्टी है नेशनल रैली, इसको ये ऊपर लेके गई, इन्होंने पुतिन को भी बुरा भला कहा। इनके वालिद ने बनाई थी पार्टी, ये पार्टी जो है ये इनके वालिद ने बनाई थी, और इनके जो वालिद गिरामी हैं वो भी बड़े, वो 96 साल के हैं, और उनका नाम है जैन मैरी ली पेन। ये जैन मैरी ली पेन जो हैं ये 96 साल के हैं, और एक कमाल आदमी है। इन्होंने 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है सदारती, और हर दफ़ा हारे हैं, मगर उनकी बेटी आगे वो उनके जो ख्यालात थे उस पर मतलब जितवाने में कामयाब हो गई। और फिर 2015 में उन्होंने यहूदियों के बारे में बात की, जो कि काफ़ी हद तक हिटलर के जो ख्यालात थे उनसे कुर्बत रखती थी। तो इनकी साहबजादी ने अपने वालिद को निकाल दिया पार्टी से। ये मैं BBC कोट कर रहा हूँ, 11वीं स्लाइड। इन्होंने अपने वालिद को पार्टी से निकाल दिया कि ये क्या बयान, और ये इन्होंने कहा कि मैं तो इसराइल की बहुत करीब हूँ, और इनके वालिद गिरामी अभी हयात हैं। तो मैरी ले पेन ने अपने वालिद, अच्छा अब इशू दूसरा इन्होंने जो है, अच्छा इनके वालिद जो हैं उनके ख्यालात जो थे, एक तो उन्होंने कहा कि ये मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, हिटलर इतना बुरा नहीं था, ये वो गैस चैम्बर, ये वो बयान देते थे। दूसरा मुसलमानों के बारे में इनके वालिद जो हैं वो, उनके ख्यालात ऐसे थे कि जिसके नतीजे में मुसलमानों को बहुत वहाँ पे मसाइल खड़े हुए। अब ये हुआ जनाब कि इन्होंने जो है वो इनकी साहबजादी ने वालिद को भी निकाल दिया, लेकिन अब सबको यकीन है इस बात है कि अभी फतह के बाद दोबारा पुराना जो इनका ख्यालात हैं वो वापस आएंगे राइट विंग, और उसमें सबसे बड़ा जो कुल्हाड़ा चलेगा वो चलेगा इमिग्रेंट्स पे, क्योंकि इमिग्रेशन के बारे में जो इनकी पॉलिसी है
वो जो इनकी पॉलिसी है वो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी पे भी अप्लाई हो रही है। यानी कई लोग जो फ्रांस में काम कर रहे हैं ना, यूरोप के आगे पीछे, ये मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, गेट विद द प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम है, गेट द प्रोग्राम और लीव। फ्रांस की जो फार राइट इमिग्रेशन जार जो है उनका। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कुछ दिन पहले उन्होंने ये इलेक्शन के दौरान कहा था, तो वहाँ अब इमिग्रेंट्स किस तरह रहेंगे, कैसे होगा। अच्छा, ये जो रिपब्लिकन फ्रंट वहाँ बन जाता है ना, ये रिपब्लिकन फ्रंट, मैंने कहा ना कि ये रिपब्लिकन फ्रंट एक बन जाता है उनकी फ्रांस की पॉलिटिक्स में, कि बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर भी अक्सर होता है एक इत्तेहाद बन जाता है, दूसरे को हराना है, मतलब जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह होता है। तो वहाँ वो रिपब्लिकन फ्रंट फिर बना है दूसरे मरहले पे जाने से पहले, लेकिन वो कामयाब शायद ना हो सके। अच्छा, अब इसमें जो है ये सारा उस वक्त हो रहा है जब 4-5-6 वाक़यात को, सबसे पहले तो आप रखें ना जियो पॉलिटिक्स ऑफ गज़ा, कि गज़ा में मुकम्मल तौर पे यहाँ पर वो ऋषि सुनाक वाली दाएं बाएं वाली पॉलिसी नहीं है। वो इस जेनोसाइड के लेबर पार्टी सख्त खिलाफ है, इस कत्लेआम के, जो कत्लेआम जारी है गज़ा में। आज भी शहादतें हुई हैं, क्योंकि ये अब ख़त्म, जंगबंदी कैसे होगी, कि अब बस इसकी अनाउंसमेंट होनी है। हमास की तरफ से भी बात हो गई है, कोई बड़ा गुफअप ना हुआ बीच में, तो ये मामला तय पा जाना चाहिए इस हफ्ते, कमिंग वीक में। और वो जंगबंदी के बाद फिर पता चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है। रफ़ा का जो इलाका है जनूबी, वो भी तबाह, तो मतलब बहुत जो कुछ मीडिया में आया है, शायद उससे ज़्यादा अब जो मगरबी मीडिया और बाकी लोग जा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क़यामतें पिछले 9 महीनों के दौरान, यहाँ तो क़यामतें आई हुई हैं, और 38,000 की सरकारी फिगर से कहीं ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। वो तो कई महीने पहले उन्होंने कहा था कि जी ये जंग 3-4 महीने और खिंच गई तो लोग बीमारी से बच्चे मर जाएंगे, औरतें मर। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या मनाजिर हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये बड़े तारीख़ी लम्हात हैं। अच्छा, अब इसमें जो है एक तो फ्रांस का रिज़ल्ट आ जाएगा सुबह तक, उसके बाद जो ये अगले 2-4 दिन हैं, इन 2-4-5 दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल। एक तो फ्रांस का रिज़ल्ट आएगा, फ्रांस का रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके साथ ही ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो ज़ाहिर है कि अपने मामला। उसके बाद ये है कि 9, 10, 11 3 दिन जो है वो नेटो का इजलास हो रहा है। नेटो के जो 32 ममालिक के सरबराहान वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, नेटो के 75 साल मुकम्मल होने का इवेंट, कि वहाँ पर जो है वो तमाम ममालिक पहुँच रहे हैं, और साथ उन्होंने इसराइल को और अरब ममालिक को भी दावत दी थी, उनके वज़ीर ख़ारजा को भी। तो इसराइल के तो अभी ऐलान हो गया कि हमारे वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा फारिग आदमी है इस पूरे खेल में, कहीं गैलेंट हैं, कहीं गैंस हैं, कहीं और नतन्याहू है, वो कांज से नाम है उनका। तो वो तो इस पूरे प्रोसेस में वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने खुदे साइड पे फेंका हुआ था, तो वो नुमाइंदगी करेंगे इसराइल के। अरब ममालिक जाते हैं नहीं जाते मुझे नहीं पता, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर ये नेटो की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसकी इम्पोर्टेंस की जो तारीख़ें हैं वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि वहाँ नेटो की समिट हो रही है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को पहुँच रहे हैं, और मॉस्को पहुँच रहे हैं, और मॉस्को में दोपहर का खाना खाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कल दोपहर का, और उसके बाद वो वहाँ पे उनकी बायलैटरल जो मुलाकातें हैं वो होंगी, फिर वो गुमनाम सिपाही की कब्र पे जाएंगे, फिर उसके बाद वो जो है वो ऑस्ट्रिया चले जाएंगे। यानी 9 तारीख को ही उनकी ऑस्ट्रिया 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके यहाँ से ऑस्ट्रिया जाएंगे, जो कि बयान हो रहा है कोई मेरे ख्याल से 40 साल या इस तरह से कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर का था। अच्छा, ये बहुत सारे इवेंट्स जो है ना, यानी सफारतकारी ब्लॉक्स, इसमें क्लैरिटी अभी नहीं है यूरोप क्या शक्ल लेता है। मैंने आपसे बताया ना कि वो यूरोप जो है वो यूरोप में राइट विंग उभर के आ रहा है उस वक्त जब एक मुकम्मल उसके मुखालिफ नज़रिया रखने वाली शख्सियत, जो कि शायद इस नेटो कॉन्फ्रेंस में सबसे मजबूत होगी, सबसे मजबूत लीडर अगर इस नेटो कॉन्फ्रेंस में होगा ना, उधर जर्मन चांसलर एक इशू, यूरोप आगे पीछे दाएं बाएं, विक्टर ऑर्बन, यूरोप झूमते झामते पहुंचेंगे। जो सबसे मजबूत लीडर्स होंगे वहां पे, उनमें से एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी इलेक्शन में नया विजन, नई बात, वहाँ दुनिया के लोगों से मुलाकात, प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात, और मतलब एक होता है ना कि एक दोबारा से, यानी आपको अचानक ये सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रिटेन दोबारा एक इमर्ज होके जो ग्लोबल स्टेज पे आ गया है।
क्योंकि लीडर अभी अभी उन्होंने कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए, लेकिन वो पर्सनैलिटी और होप इतनी है लोगों में, और दुनिया सारी देख रही है कि यार एकदम से भाई इतना तब्दीली और चेंज और फ्रेश, तो वो वहाँ पे होंगे। और गालिबन सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी इसी में होंगे कि उनसे मुलाकात करें वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट बाइडेन भी मिले उनसे, ब्रेक के बाद अगर उनकी आंख ना लग गई तो दरमियान में। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम का आना ज़रूरी है। देखिए, सियासी इस्तेहकाम का आना बहुत ज़रूरी है, और आज शहबाज शरीफ साहब जैसे कराची गए, दौरा किया, सब हो गए, लेकिन वो देखिए ना, वो APC का ऐलान कब कर रहे हैं, कैसे होगा, उसमें सारे सियासतदान बैठेंगे आके, उससे पहले माहौल में और तलखी आ रही है, तो वो उसके नतीजे में मईशत मतलब, और मैंने आपसे कहा ना कि वो उसमें इसको किसी तरह से क्रेडिबिलिटी इस सिस्टम को दी जाए। वो क्रेडिबिलिटी कैसे, वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है एक सिस्टम की, बिल्कुल अजीब सा मामला है इस वक्त। तो उसके नतीजे में तो डिसंगेजमेंट है, टोटल अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, और उसमें फिर महंगाई और बजट और ये सारे मामला आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, मेरी ये तवक्कुत थी कि वो ऐलान कर देंगे किसी भी वक्त कि ये APC कब होगी, लेकिन उससे पहले एक माहौल थोड़ा सा, तलखियाँ तो कम होनी चाहिए ना, तलखियाँ उससे मज़ीद बढ़ रही हैं। इस हफ्ते देखें अदालतों में क्या हमारे सामने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया इतनी तेज़ मूव हो रही है ना कि अब आपकी खारिजा पॉलिसी इफेक्ट होनी होगी, आपके दूसरे मुल्कों से ताल्लुका, लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट्स, कैसे आपने बात करनी है, क्या कहीं करारदाद आ रही है, कि मतलब इसको जरा हम तरतीब दे दें एक शक्ल के भाई ये इस तरह से हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी सियासी जमात से उसे हट के, अब शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुने जो बात वो कर रहे हैं, या मिफ्ता इस्माइल जो बात कर रहे हैं, आप उनकी सियासत से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं इस वक्त, मतलब मैं सियासी जमात से कह रहा हूँ, वो गुफ्तगू उनकी बात सुनने के, वो जो बात कर रहे हैं कि आपको मुल्क को किसी सिस्टम के तहत तो चलना है ना, तो वो सिस्टम ही नहीं है कोई इस वक्त ना। तो जो ट्रकों के पीछे लगा होता है ना, चला जा रहा हूँ खुदा के सहारे, तो वो जो है वो इस तरह से कोई ये सिस्टम चल रहा है, चल नहीं रहा असल में, जा रहा है ना, जाता जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत तारीखी वाक़या, आज मैंने तारीखी वाक़यात हो रहे हैं, वो तारीखी वाक़या दूसरा ये है कि जो तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगन है, रजब तैयब उर्दगन जो हैं, उन्होंने ये बात की है कि वो मैं दावत देने जा रहा हूँ तुर्की के दौरे की, और वो मैं दावत देने जा रहा हूँ बशारुल असद को। अच्छा, अब बशारुल असद यानी जो शाम के हैं, इन दोनों के ज़ाती ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और बशारुल असद जो हैं वो 2011 में लेकिन ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जब ये शाम के अंदर खाना जंगी शुरू हुई थी, और जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो बागी फ़ौजें, जो भी फोर्सेस वो देख रही थी तुर्की की तरफ, रजब तैयब उर्दगन की तरफ, तो एक सफारती ताल्लुकात ख़राब हुए, काफ़ी पिछले सालों में ख़राब भी हुए ताल्लुकात, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है इस दौर की वो ये है कि 2-3-4 सालों में मुल्कों के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बशारुल असद को दावत दी है तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगन। दोनों मुल्कों की एक तारीख़ भी है, मतलब जो सीरिया है वो एक तवील अरसे तक जो है वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा है, और सीरिया के साथ जो 2-3 तनाज़ात रहे हैं, एक तो ये है कि खाना जंगी ये तो ख़त्म हो गया इशू ना, ये तो 2011 के बाद तो मिस्र के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात ख़राब थे, अब बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं मिस्र के साथ भी उनके, अब तो इवन अरब लीग में वापसी हो गई है सीरिया की, तो दुनिया बहुत तब्दील हो रही है तेज़ी से। 2-3 मसाइल इनके चलते रहे हैं सीरिया के और जो तुर्की के। एक तो तारीख़ी मसला है ना कि वो चलें वो अब छोड़ देंगे सल्तनत उस्मानिया और वो तो सब पुरानी, लेकिन एक तो दजला फ़रात, चूँकि जो मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक में तेल है, और जो तुर्की का तेल है वो उनका पानी है, पानी सारा ये फ़लस्तीन, ये यहाँ तक जो पानी आ रहा है वो सारा दजला फ़रात वो तुर्की के पहाड़ों से आ रहा है। वहाँ वो एक डैम बनाते हैं, वो किसी नल का, वो खैर मुआहदे हुए हैं, लेकिन वो नल का बंद करें तो नीचे दरियाओं का पानी, तो तुर्की का पानी है, यहाँ ऑयल है, इस ब्रॉडली अगर बात करें। अब इसमें इशू ये है कि वो तो एक तो
वो डैम वगैरह वहाँ बन रहा है, उसके ऊपर वो बातचीत इनकी बड़ी अच्छी हुई है पिछले दिनों में, और वो तनाज़ा ख़त्म हो गया। एक और इनका मामला था, वो तनाज़ा भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो तनाज़ा भी कोई, आप समझें कि 90 की दिहाई में वो उसने सर उठाया था, 80 की दिहाई में आप समझ लें, और वो था PKK, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, PKK, एपो, जिसके सरबराह का नाम एपो टर्की में कहते हैं उनको, यानी नाम एपो कहते हैं, वैसे तो अब्दुल्ला ओगलान ने ये बनाई थी। तुर्की से ताल्लुक़ था, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी उन्होंने शाम में, और मौसूफ़ ने वहाँ पे फिर ये PKK बनाई कुर्दिस्तान, और फिर उसके बाद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू कर दी PKK ने, और टर्की के अंदर हमले और अटैक्स और ये, और बहुत ज़्यादा अभी भी कई वाक़यात होते हैं तो PKK के लोगों पे नज़र होती है। वो सीरिया में रहे तावक्त ये कि 1998 में सीरिया, टर्की ने यहाँ तक कह दिया था कि हम सीरिया पे अटैक कर देंगे, ये उस वक्त हाफिज़ अल-असद थे, उन्होंने कहा अटैक कर देंगे अगर ये इसको यहाँ पे आपने, सीरिया ने इसको पनाह दे के रखा। तो ये मौसूफ वहाँ से दौड़ लगाई, इन्होंने जहाज़ में बैठ के फिर ये सोच रहे थे कि रशिया, यूनान कहाँ पे आगे पीछे दाएं बाएं, तो कीनिया में जहाज़ इनका उतार के, तो वहाँ पे टर्किश इंटेलिजेंस ने इनको अरेस्ट कर लिया। और टर्की में वो एक जजीरा है, वो सीओ मरमारा में एक जजीरा है, उस जजीरे में एक ही जेल है, और जेल में एक ही कैदी है, वो PKK के सरबराह को डाला हुआ है उम्र कैद के लिए। 75 साल उनकी शायद उसकी उम्र हो गई है। तो ये इख्तलाफ पैदा हो गया था 90-80 की दिहाई में, वो इख्तलाफ ख़त्म हो गया, फिर ताल्लुकात अच्छे हो गए, फिर ये 2000। तो ये इतनी बड़ी एक विक्ट्री है, यानी इतना अच्छा है, यानी बरादर ममालिक। और अगर आप नक्शा देखें तो आपको टर्की जो है वो ऐसी उसकी स्ट्रेटजिक उसकी और सीरिया की, यानी शाम, टर्की, फिर लेबनान, अगर आप मेडिटेरियन सी को देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो फटेला आ रहा था, ये गज़ा है ना नीचे, तो अब वो ये ऊपर से आप ये देखें टर्की के, ये फटेला यहाँ से वहाँ से यहाँ आ रहा था, रास्ते में रोका साइप्रस। अब सीरिया, ये आप देखें मेडिटेरियन सी के साथ, और नीचे लेबनान है। अब ये लेबनान के लिए कितनी खुशी की बात है कि सीरिया के और टर्की के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है जॉर्डन के लिए, ये कितनी अच्छी बात है इजिप्ट के लिए, और इसराइल की थोड़ी तो परेशान कुन बात है, क्योंकि वो तो पहले ही, सीरिया तो पहले ही जो है वो हिजबुल्लाह के साथ और रशिया वहाँ बैठा है, लेकिन इसराइल बीच में बिल्कुल सैंडविच बनने जा रहा है। तो ये ताल्लुकात, ये मैंने आपसे कहा ना कि इतने ज़बरदस्त मूवमेंट्स हो रही हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया जो है वो, कतर, UAE जो है वो टर्की के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, UAE इजिप्ट के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो है, और फिर हमारा एक मरला ऐसा आ गया था इस जंग में, अभी 12 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, कि इसराइल की फ़ौज इतनी ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने अमेरिकन से कहा था कि जंगबंदी करवा दो, और उसमें यह कि हमारी छोड़ा दो, बेशक हमास की हुकूमत रहे वहाँ, बेशक गज़ा पे हमास की हुकूमत रहे, हमें कोई मसला नहीं है, हमारे वो 120 कैदी छुड़ा के वापस ले आओ। और ये जो कैदी छुड़ाने वाली बात है ना, इसके ऊपर हमास बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि पहले उन्होंने 100 के करीब, 250 थे ना टोटल। ये 7 तारीख को सुबह 6:29 पे आज साइलेंस था वहाँ पे, 6:29 पे जो है वो अटैक किया था हमास ने। तो आज सुबह इस वक्त वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो गए थे, पूरे तल अवीव और यरूशलेम और हैफा और बाकी शहरों में मुजाहरे, लोग सड़कों पे कि भाई इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, 9 महीने। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर यही मुआहदा करना था और अमेरिका ने करवाना था, इसका बर्डन बहुत होगा। मुझे नहीं पता कि आने वाले अरसे में ये जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं पूरी दुनिया की, और जो थिंक टैंक्स हैं और फॉरेन ऑफिस हैं, उसमें ये कत्लेआम कैसे डिस्कस होगा। भाई यही अगर सीज़ फायर आपने, अभी भी शहीद हो रहे हैं लोग, ये जो सीज़ फायर मुआहदा करवा रहा है अमेरिका और रशिया और सारे, ये 8 महीने पहले करवा लेते। ये ज़रूर आपने 38,000 लोगों की का खून बहाना था, जंगबंदी है ना, और कैदी छुड़वाने थे, और तो ये आप उस ज़मीनी ऑपरेशन होगा, फिर रफा में घुसे, ये मतलब करते करते फिर वो जंग फैल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सब मुल्कों ने रिस्ट्रेन किया, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, उन्होंने फोर्स किया बाइडेन इंतजामिया को कि आप इस तरफ खड़े हों। और बाइडेन इंतजामिया जब ये वोटिंग हो रही थी, 5-6 मुल्कों के साथ खड़े हुए थे, तो बहुत सारी ये जिनका नाम भी कोई नहीं। तो बात ये है कि वो फिर उसके बाद अमेरिका ने ये रेजोल्यूशन पेश की नेशनल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में,
तो अब देखना ये है कि नेटो समिट से पहले ये सीज फायर अनाउंस करते हैं तो फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है उसमें फिर अरब ममालिक की नुमाइंदगी भी हो जाए। इसराइल ने तो कह दिया हम पहुँच रहे हैं भाई। अच्छा, तो अगर नहीं होती तो दुनिया यूक्रेन को कम डिस्कस कर रही होगी और इस कत्लेआम को ज़्यादा डिस्कस कर रही होगी कि भाई एक मिनट, ये पूरा यूरोप एक तरफ खड़ा है, पूरा EU एक तरफ खड़ा है, बरतानिया एक तरफ खड़ा है, रशिया एक तरफ, और ये तो वहाँ पे नहीं होंगे नेटो में, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और आप भी करारदाद पेश कर रहे हैं, तो यूक्रेन से ज़्यादा डिस्कस हो रहा होगा वहाँ पे गज़ा का कत्लेआम। G7 हो तो भी गज़ा आ जाता है, हर जगह गज़ा है ना इस वक्त। तो गज़ा के अंदर कत्लेआम बंद करवा के सीज़ फायर और फिर उसके बाद ये दो रियासती हल की तरफ जाना ज़रूरी है। और पाकिस्तान में मेरी गुजारिश है, अकाबरीन लोग तो बेचारे पता नहीं उन पर क्या इस महीने के बिलों में की सूरत में क्या आएगा, लेकिन अकाबरीन से गुजारिश है कि ये जो हो रहा है दुनिया में, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह लोग देख रहे हैं बाहर से, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों में उम्मीद है, खुश हैं, आगे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा महंगाई कैसे ख़त्म करनी है, कैसे हमने आगे, मतलब कौमें उठती हैं, मतलब आप मुसलसल एक मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहे, मतलब हम रोज़ अगला दिन आता है मतलब इससे इस कशीदगी को ख़त्म करवाएं। शहबाज शरीफ साहब APC कॉल करें और ये अचकज़ई साहब आगे बढ़ें। मैं तो 3-4 शख्सियत का कह रहा हूँ, मौलाना साहब आगे बढ़ें, कोई ऐसी शख्सियत दरमियान में बड़े आए बीच में जो ये सारी सियासी तलखियाँ ख़त्म करवाए और अदारों के दरमियान भी ख़त्म हो, मुल्क आगे चले, मुल्क सबका है। सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है, वो देखें दरमियान में अचानक आपको ख़बर आती है कि जी इसमें यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, इतने दहशतगर्द पकड़े गए, इतनी शहादत है, वो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है और फाइनेंशियल क्राइसिस मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, वो सारा मैन मेड है, भाई हमने किया हुआ है ना, ठीक भी हमने करना है। ये दुनिया की करारदादें, अब हम अपना मुल्क खुद ठीक करके आगे निकलें, तो इसको हमने कैसे करना है, APC बुलाएं, उसमें जो इस्तेकाम है इसको डिस्कस करें, कैसे इकॉनमी ठीक करनी है, कैसे मुआहदे करने हैं, आपस के मामलात जो है वो ये तकसीम दर तकसीम बढ़ती जा रही है। इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी दें ना सबसे पहले, ये तो नहीं टिक पा रहा, तो मतलब है कि लोग डिसकनेक्टेड हैं, या इसको क्रेडिबिलिटी देने का कोई और तरीका निकालें बीच में, तो मतलब है कि ये अलग है, खैरियत से दिन आए। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ब्लॉक्स बन रहे हैं, चीज़ें बन, हम अभी तक पता नहीं ब्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया कि नहीं किया, 2024 का निस्फ साल तो गुजर गया है, तो हमने फैसले करने हैं, बड़े फैसले करने हैं, बड़े अहम फैसले करने हैं, तो ये अगर ख़त्म होगा रौला रप्पा तो फिर हम आगे निकलेंगे ना कहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।